हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन सभी के पास में एमपीएस का कोर्स है और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। सेकेंड ईयर के अंदर उन सभी के पास में MPSE 008 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसके अंदर बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर की। तो ये रिसेंट पेपर हुआ है। अगर आप 2024 में चाहे जून सेशन के बच्चे हैं, चाहे आप सभी दिसंबर सेशन में अपना एग्जाम देने वाले हैं, दोनों तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जून सेशन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लेटेस्ट पेपर है। इससे पहले आप सभी जितने भी पेपर हैं वो मैं आप सभी को करा चुका हूँ। ये लेटेस्ट पेपर है जो कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और दिसंबर में जो बच्चे हैं, यानी जो बच्चे दिसंबर में अपना एग्जाम देंगे, तो उनको ये आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MPS 008 के अंदर आप सभी को स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। यानी बात करें भारतीय राजनीति जो है, भारत के अंदर जो राज्य राजनीति है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन पेपर है सेकेंड ईयर में, आप सभी को मैंने बता रखा है जितने भी पेपर आपके होंगे सेकेंड ईयर में वो 2 घंटे के पेपर होंगे। अगर आप कोई भी इम्प्रूवमेंट का या बैक का पेपर फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में दे रहे हो, यानी फर्स्ट ईयर में आपके कम नंबर आए या फिर फर्स्ट ईयर में आप फेल हो गए, इन दोनों केस में आप क्या कर रहे हो, सेकंड ईयर में अपना फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हो, तो फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो 2 घंटे की जगह 3 घंटे का होगा। फर्स्ट ईयर का पेपर है तो वो है 3 घंटे का, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर के जितने भी सब्जेक्ट है अगर उसका एग्जाम है तो 2 घंटे का। आई होप आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का पेपर होगा, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है तो टाइम इसीलिए आपके मार्क्स जो है वो कम कर दिए गए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप सभी को करने हैं और हर सेक्शन से एटलीस्ट आप सभी को 2 क्वेश्चन करने। यानी मैं आसान शब्दों में कहूँ तो आपके सामने इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन के 2 सेक्शन होंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन आपका करना कंपलसरी है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन करना आपका कंपलसरी है। 2 और 2 आपके हो गए 4। कोई से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आप 7वां करो, 8वां करो, 9वां करो, 10वां करो, आप पहला करो, दूसरा करो, तीसरा, इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हो गए। करने तो 5 क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन आप किसी भी जगह से यानी फर्स्ट सेक्शन से भी सेकंड सेक्शन से भी कर सकते हो। कहने का तात्पर्य आपसे सिंपल है कि मिनिमम हर एक सेक्शन से आपको 2-2 क्वेश्चन करना जरूरी है। पेपर आपको 2 भाषाओं में मिलता है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। आप सभी को याद रखना है, आप अपने पेपर को इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं। ये वही सारी की सारी डिटेल है जो आप सभी को मैंने अभी इंग्लिश में ऊपर बताई थी। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है 1970 के पश्चात भारत की राज्य राजनीति में बदलते स्वरूप का विश्लेषण करना है। तो 1970 के बाद में भारत की राजनीति में क्या बदलाव आए, तो आप कह सकते हो जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का वर्चस्व कम हो गया। वर्चस्व, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात आप कह सकते हो क्षेत्रीय पार्टियों का उदय। क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, पार्टियों का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक रीजनल पार्टीज थी वो काफी तेजी से इमर्ज हुई। ये वही टाइम है। इसके बाद में आप थर्ड पॉइंट देखोगे तो यही वो समय था जब ग्रेड अलायंस, ग्रेड अलायंस, आपके मन में ये बात आएगी कि ग्रेड अलायंस है क्या। तो ग्रेड अलायंस बेसिकली गैर कांग्रेसवाद था। आप सभी को याद रखना है 1970 के पश्चात की राजनीति में आप देखते हो कि भाई जो है जनता पार्टी, उनकी आगे चलकर आपातकाल के बाद में सरकार बनती है। और इसके बाद में कांग्रेस में जो नेहरू के बाद में जो कांग्रेस पार्टी की बागडोर है वो आपकी इंदिरा गांधी के हाथ में आ जाती है। आपको ये सारे पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको बताना है कि भारत में संघीय राजनीति की जो रिश्ते है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुद्दे हैं। तो भारत में संघीय राजनीति को प्रभावित, संघ का मतलब है केंद्र, संघ का मतलब है केंद्र, और राज्य का मतलब तो आपको पता ही है स्टेट। इन दोनों के संबंध किस किस बात पर प्रभावित होते हैं। आप एक तो कर की बात रख सकते, आय के स्रोत की बात कर सकते हो, आय के स्रोत। कई बार इनके संबंध क्यों खराब हो जाते हैं, राज्यपाल की स्थिति की वजह से। राज्यपाल, राज्यपाल की वजह से कई बार गवर्नर क्या करता है, केंद्र सरकार
के अकॉर्डिंग राज्य सरकार को काम करने के लिए काफ़ी दबाव डालता है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहती, तो ऐसे केस में केंद्र और राज्य के संबंध जो है खराब हो जाते हैं। कई बारी राज्य सरकार केंद्र सरकार से क्या करती है, अपने मन चाहे कानून बनाने की बात करती है, तो इस वजह से भी इनके आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा गया है राज्यों की स्वायत्तता की मांग के क्या कारण है। तो राज्य की स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, मतलब होता है विशेष अधिकार, का मतलब होता है विशेष अधिकार। तो भाई बेसिकली विशेष अधिकार जो है कोई राज्य मांगता है तो उसके क्या कारण है, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। जब राज्यों की मांग जो है उनको केंद्र सरकार के द्वारा अनदेखा किया जाता है, पहला तब किया जाता है। दूसरी डिमांड विशेष अधिकार की मांग क्यों की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण, भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण, इसके कारण भी हो जाता है। तीसरा अस्मिता से संघर्ष जो कर रहे होते हैं, अस्मिता का मतलब होता है जो पहचान के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, जिनको लगता है कि हमारी जातियां लुप्त होने की कगार पे, हमारी भाषाएं खत्म होने की कगार पे है और सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही, इससे भी राज्य में स्वायत्तता की मांग हो सकती है। असमान विकास के कारण भी हो सकता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे टिप्पणी करवाई गई है भारत में विरोध आंदोलनों की क्या क्या विशेष, भारत में विरोध आंदोलनों की बहुत सारी विशेषता। सबसे पहली बात तो ये क्या है कि जन समूह के द्वारा या समुदायों के द्वारा किया जाता है आंदोलन। दूसरी बात, इसमें व्यापक रूप से लोगों की हिस्सेदारी होती है, लोगों की हिस्सेदारी। आपको याद रखना है। अगले, विपक्ष की भूमिका, तीसरा पॉइंट। कई बार आंदोलन करने के लिए विपक्ष भी पब्लिक को बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करता है, विपक्ष की भूमिका हो गई इसमें। और कई बार आपने देखा होगा कि आंदोलन तो मात्र बहाना होता है, विपक्ष क्या करते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। अगला, भारत के विकास के क्षेत्र में विषमता है। भारत में अलग अलग स्टेट देखोगे आप, अलग अलग क्षेत्र देखोगे जहाँ पर विकास की असमानता देखने को मिलती है। जैसे दिल्ली एनसीआर का एरिया है, यहाँ पर डेवलपमेंट आपको क्या ही लेवल का दिखेगा। आप साउथ में जाओगे आपको हैदराबाद में दिखेगा, पूरे साउथ में नहीं दिखेगा। आप मुंबई में जाओगे आपको वहाँ डेवलपमेंट, आप चेन्नई में जाओगे आपको वहाँ डेवलपमेंट दिखेगा। बट हमने क्या आपको बताया, हमने आपको ये बताया कि ये डेवलपमेंट हर जगहों पर एक जैसा नहीं हुआ, हर एक स्टेट में एक जैसा नहीं हुआ। कई स्टेट ऐसे हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं, कई स्टेट ऐसे हैं जो आज भी जीविका के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना, ये पॉइंट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है भू सुधार का कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बिल व्यापक प्रभाव का मतलब है भाई अच्छा प्रभाव भी पड़ा और बुरा भी पड़ा है। अच्छा प्रभाव इसलिए पड़ा है कि जो जमींदारी प्रथा थी वो समाप्त हो गई। कुछ ही किसानों के पास में, यानी कुछ ही जमींदारों के पास में बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी और कुछ किसानों के पास कुछ भी नहीं। तो जिन किसानों के पास में बिल्कुल भी जमीन नहीं होती थी तो वो बेचारे क्या करते थे, उनकी दूसरे की जमीनों पर खेती करते थे, जिसकी वजह से इनको अपने जो है सेविंग इनकी नहीं हो पाती थी, इनकी बचत नहीं हो पाती थी और इनका शोषण भी बहुत होता था। लेकिन भू सुधार कानून आने से तो ज़्यादा संपत्ति जिन लोगों के पास है उनसे छीन कर सरकार के द्वारा जब पुनर्वितरण किया गया है तो उससे कई लोगों को लाभ मिला है। आपको ये याद रखना, लोगों को भी संपत्ति। इसके अलावा देखो, किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ आपको मैं 2-4 पॉइंट और भी बता दूं। देखो, इसमें कुलक के संदर्भ में आपको बताना है, कुलक के संदर्भ, ये सेम ही बात है कुलक के संदर्भ में भी। भाई भू सुधार जब आपके कानून लेकर आए जाते हैं तो उसका समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो विरोध भी करता है, जो अपने अधिकारों के उन्मूलन की बात करता है, जो कहता है कि जिन लोगों के पास में संपत्ति, अगर आप उनसे संपत्ति छीनोगे तो कभी भी ऐसे लोग अपने हाथ से कोई भी व्यक्ति पावर जाने नहीं देगा। तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि बहुत कठिन पूर्वक आता है। उदारीकरण ने क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या को बिल्कुल बढ़ा दिया। उदारीकरण का मतलब है लिबरलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है भाई, विदेशी बहुत सारी एमएनसीज जो है हमारे देश, एमएनसीज का मतलब उन कंपनियों से कह सकते हो जो विदेश की है, बहुत ही ज़्यादा अपना इनकम करती है और अपने देश में ले जाती है। जैसे कि हो गई, या फिर कोई कार की कंपनी कह सकते हो, रोबोट बनाने की कंपनी, ठीक है, ऐसी कंपनी एमएनसी कंपनी। और ये क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर रही है। क्षेत्रीय असंतुलन पैदा क्यों कर रही है, क्योंकि ये अधिकतर कहाँ पर स्थापित होती है, नगरों में। नगरों के अंदर इनकम का सोर्स ज़्यादा है
और नगरों से इनकम कमाती है ये। ग्रामीण इलाके बेरोजगार, वहां पर बेरोजगारी बढ़ जाती है। ग्रामीण इलाकों में से लोग प्रवास करके शहरों की तरफ आने, ग्रामीण लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इस वजह से हम देख रहे हैं क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है। तो आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहोगे कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया जाए तो आपको पता है 4 से 5 पेज का आंसर होता है। एक वीडियो में ही 10 क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, इसको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और वो बच्चे इस वीडियो का पूरा लाभ भी लेंगे जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको टिप्पणी करनी है। टिप्पणी करने का मतलब होता है, अगला इसमें पूछा गया है विकास स्वतंत्रता के रूप में। देखो विकास जो है वो स्वतंत्रता के रूप में, कोई भी व्यक्ति अपना डेवलपमेंट केवल अच्छी तरीके से तब कर पाता है जब वो पूरी तरीके से क्या हो पाता है, अगर आप स्वतंत्र ही नहीं हो और मैं कहूं कि भाई आपको खूब पैसे दे दिए, आप इतने अमीर हो गए कि आपके पास में खेलने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए इतना सब कुछ पैसा है, जो मन करे आपको कर सकते हो, लेकिन आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। आप बोलोगे ऐसी स्वतंत्रता का क्या फायदा। ये तो अपने एक बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि एक राजा हुआ करता था। कहावत क्या कहानी है, उसने एक वरदान मांगा और उसने कहा कि जिस चीज को भी वो छुएगा वो चीज सोना बन जाएगी। तो विकास यानी डेवलपमेंट उसका बहुत ज्यादा तो हो जाता है, पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन उसके पास उसकी स्वतंत्रता नहीं होती जीने की, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या करता है, अपना अच्छा जीवन नहीं जी, ऐसे ही हो सकता है। भारत में चुनावी व्यवहार, चुनावी व्यवहार का मतलब है क्या क्या बातें प्रभावित करती है। बोलोगे भाई हमारे देश में तो जाति धर्म सबसे पहली बात। दूसरी बात महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति। तीसरी बात ग्रामीण और जो शहरी इलाका है उसके बीच का अंतर, ये भी चुनावी व्यवहार को प्रभावित। लोगों की मांग, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी भारत की चुनाव को, चुनावी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारत में सांप्रदायिक राजनीति के रूप को बताइए। यानी आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति भारत में कैसे बढ़ती जा रही है। तो आप 1990 की राजनीति जो है भारत के अंदर, उसके बाद की बात करेंगे। इसमें आप शाहबानो मुकदमा बता सकते हो, शाहबानो मुकदमा की बात आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इसमें बाबरी मस्जिद का विध्वंस, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, विध्वंस। इसके बाद में तीसरा 1984 के सिख दंगे, इसके बाद में चौथा पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो, और इसके अंदर 2002 का, 2002-3 का गोधरा कांड लिख सकते हो आप, गोधरा कांड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के अंदर ये सारी की सारी चीजें शो करती है कि भाई भारत में सांप्रदायिक राजनीति। अगला क्वेश्चन है क्या उसकी भूमिका है। आप ये भी कह सकते हो आजकल जो चुनाव में लोग खड़े होते हैं उम्मीदवार के तौर पे, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं हम आपकी जाति के, हमें वोट करिए। भाषाई अल्पसंख्यक क्या होता है, भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है, देखो अल्पसंख्यक का मतलब है कम संख्या, तो ऐसे लोग जो लैंग्विस्टिक बेसिस पे कम संख्या, आपको हो गई भाषा के आधार पे, यहाँ भाषा के आधार पे, जैसे बंगाली हो गए, पंजाबी हो गए, तो ये भाषा ही अल्पसंख्यक है। जैसे हिंदी भाषा है वो बहुसंख्यक है, उर्दू भाषा उनकी इन सभी की तुलना में बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं बाकी भाषाओं की तो वो अल्पसंख्यक में आते हैं, कम संख्या में। तो वो कम संख्या में जिसकी वजह से उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाते, या फिर वो अपने उन भाषाओं को प्रिजर्व करने में असमर्थ है। सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाए तो वो कहीं काफी हद तक कर सकती है। कृषि में सहकारी आंदोलन, एक होता है सहकारी आंदोलन, एक होता है सहकारी और एक सामूहिक। तो सामूहिक और सहकारी, सहकारी बेसिकली किसान क्या करते हैं, अपने अधिक से अधिक लाभ के लिए एक समूह बना लेते हैं और उसमें खेती करते हैं, वो सहकारी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे खेत हैं और आपके भी खेत हैं, मैंने कहा जी मेरे को अपने खेत में ना धान बोना है, धान लगाना है या चावल रोपना है, जो भी आप कहते हो उसको, तो उसके लिए थोड़े नहीं ज़्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा मजदूर कैसे लाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने क्या कहा, अलग अलग लोगों को कहा कि जी आप मेरे घर, मेरे खेत में आज अनाज बो दो, अब कल या परसों या जब भी आपके खेत में जब अनाज बोए जाएंगे तो मैं उसमें आप, जैसे आप मेरी हेल्प करोगे वैसे ही। तो ऐसे क्या होगा, उस व्यक्ति के पैसे भी खर्च नहीं हुए और इससे में क्या हो गया, उसका काम भी हो गया।
या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे पानी के सोर्स कम है तो आज तुम सिंचाई कर लो, कल हम सिंचाई कर लेंगे। इससे क्या होता है, सबको मोटर या पाइप ऐसी चीज नहीं पड़ती। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ी जातियों के दावे या दावे के बारे में टिप्पणी की। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, सिली सी मिस्टेक है, और ऐसा हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चन को फट से इंग्लिश में पढ़ें। क्वेश्चन में कह रहा है राइट अ नोट ऑन द असर्शन बैकवर्ड कास्ट इन इंडिया, यानी आपको बताना है कि जो बैकवर्ड कास्ट उन उनके दबने के आखिर क्या कारण, तो ये बताना है। तो आप इसमें परंपरावादी कारण लिखेंगे, आप इसके अंदर लोगों के अंदर शिक्षा का अभाव लिखेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके अंदर मेंशन कर, इसके अंदर इजीली मेंशन कर सकते हो। और आपको इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी बता चुका हूँ कि आपके कैसे पेपर आते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ करना चाहते हैं, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसे ज़रूर सेव कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, आप सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी वीडियो में। जय हिंद, जय